फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्लास 10th का भूगोल है जो कि चैप्टर है वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। इकाई एक खंड का है फ्रेंड्स। तो इसके पहले हम लोग का 4 वीडियो हो चुका है, ये 5वां है। और फ्रेंड्स यहाँ इसके पहले का टॉपिक हम लोग कवर कर लिए हैं। आज हम लोग का टॉपिक है हॉट स्पॉट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। नामोर्न मायंस ने 1988 में इस इन सिटू संरक्षण को प्राथमिकता के आधार पर हॉट स्पॉट के पहचान पर जोर दिया। मतलब कि मायर्स जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1988 में इन सिटू संरक्षण को प्राथमिकता के आधार पर हॉट स्पॉट को पहचानने पर जोर दिए। द हॉट स्पॉट आर richest and the most threatened reservoir of plant and animal life on the earth। इसका देखिए फ्रेंड्स क्या है। हॉट स्पॉट निर्धारण के लिए प्रमुख शर्तें हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जो है हॉट स्पॉट कैसे निर्धारित होगा और उसका मुख्य शर्त क्या होता है। तो पहला देखिए फ्रेंड्स, देशज प्रजातियों की संख्या का निर्धारण। ऐसी प्रजातियां जो अन्य और कहीं नहीं पाई जाती है। मतलब कि देशज प्रजातियां मतलब कुछ खास क्षेत्र में ऐसा कोई पौधा या जंतु का संख्या है जो कहीं अन्य जगह में नहीं पाई जाती। पहला शर्त हो गया। दूसरा है अधिवास पर अतिक्रमण की सीमा निर्धारित करना। ये 2 शर्त था फ्रेंड्स। अब आगे है हम लोग का, देखिए बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट। इसमें दिया हुआ है हम लोग को पढ़ने के लिए। क्या आप जानते हैं? पहले हम लोग कॉलम वाला पढ़ लेते हैं कि कैमरून के बोरोरो जनजाति के लोग स्वयं शिकार करने के बदले शेरों द्वारा किए गए शिकार पर धावा बोलते हैं। इससे शेरों की संख्या में कमी आती है। इस प्रकार के शिकार को प्लेटोपैरासाइटिज्म कहते हैं। तो कैमरून के बोरेरो जनजाति के लोग जो हैं वो स्वयं शिकार करने के बदले क्या करते हैं, जो शेरों द्वारा शिकार किया गया है उस पर धावा बोलते हैं। मतलब जो शेर शिकार किया है उसका वो शिकार ले लेते हैं। इनसे क्या होता है, शेरों की संख्या में कमी आती है। और इस प्रकार के शिकार को देखिए क्लेप्टोपैरासाइट्स कहते हैं। आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं वन्य जीवन रचना में बाघ यानी कि टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 5500 से घटकर मात्र 1827 रह गई। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। अब देखिए फ्रेंड्स, बाघ धीरे धीरे बहुत कम रहा था, तो इनका यहाँ पे मुख्य कारण दिया हुआ है। आगे देखते हैं। बाघों के खाल और व्यापार और इनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। चूँकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 भागों को आवास उपलब्ध कराता है, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वाले के मुख्य निशाने पर हैं। बाघ परियोजना विश्व की बेहतरीन अन्य जीव परियोजनाओं में एक है। इसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई। शुरू में इसमें बहुत सफलता प्राप्त हुई क्योंकि बाघों की संख्या बढ़कर 1985 में
4002 और 1989 में 4334 हो गई, परंतु 1993 में इसकी संख्या घटकर 3600 तक पहुंच गई। भारत में 37,761 वर्ग किमी पर फैले हुए 27 बाघ रिजर्व हैं। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को बचाना है। उत्तरांचल में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बाघगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सारिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण हैं। अब यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, समुदाय और वन दिया हुआ है हम लोग को टॉपिक, तो इसको पढ़ते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर वन्य जीवों के आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि ये वन और वनस्पति से दीर्घकाल से इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाकव विहार चोरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ वन्य जीवन को बचाते हैं। तो गांव वालों की तरफ से यह एक बहुत बड़ा कदम है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आदिवासी लोग अपनी आवश्यकता के लिए आसपास के परिवेश पर निर्भर करते हैं। वह वन जीवों का आखेट, मछली पकड़ना, जंगली फल कंद बीज प्राप्त करना एवं सीमित मात्रा में कृषि संसाधन आदि से ही अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। लेकिन आदिवासी जनजाति को अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे तथा वन्य जीवों में भावनात्मक एवं आत्मीय लगाव होता है। अपने परिवेश में पाए जाने वाले संसाधनों के संरक्षण के प्रति ये अत्यंत सक्रिय तथा सचेत होते हैं। ये जंगली पौधे के बीज आदि के अंकुरण के मौसम में वन क्षेत्रों में नहीं जाते और अपने पालतू पशुओं को भी जंगल में प्रवेश करने से रोकते हैं। प्रजनन काल में मादा वन पशुओं का शिकार नहीं करते, वन संसाधनों का उपयोग चक्रीय पद्धति से करते हैं। वन के खास क्षेत्रों को सुरक्षित रख उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। समय समय पर आवश्यकता अनुसार वृक्षारोपण तथा उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार से जनजातीय क्षेत्रों के वन को स्वाभाविक संरक्षण प्राप्त हो जाता है। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही सफल नहीं रहा, बल्कि यह भी दिखाया गया कि स्थानीय पौधे का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों से कृषकों में क्रमशः पारिस्थितिक के अनुरूप कृषि की जागृति आई है। जैसे टिहरी में किसानों के बीच भूमि बचाओ आंदोलन ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से लाभकारी कृषि संभव है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ चिपको आंदोलन है, हम लोग चिपको आंदोलन को पढ़ते हैं। यह एक बहुत अच्छा आंदोलन था और एक पेड़ से लोगों का भावनात्मक लगाव था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग ठेकेदार की कुल्हाड़ी से हरे भरे पौधे को काटते देख उसे बचाने के लिए अपने आक्रोश में पौधे को घेर कर इसकी रक्षा करते थे। मतलब कि अपने दोनों हाथ से चिपक जाते थे पेड़ के ऊपर और उसको रक्षा करते थे। मतलब कि पेड़ को अपना शरीर से ढक लेते थे। इस तरह से देखिए, दोनों हाथ से पकड़ के फोटो में दिखाया गया है। मतलब पेड़ को नहीं काटने देते थे। आगोश में पौधे को लेकर या घेर कर इसकी रक्षा करते थे। इसे कई देशों में स्वीकारा गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। यहाँ एक आदमी जो है पेड़ की रक्षा कर रहा है, पेड़ को पकड़े हुए है। यहाँ भी वही है, दिखाया हुआ है। चिपको आंदोलन का एक दृश्य चित्र में दिया हुआ है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन रक्षित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों को बचाने के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है, जिनमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। भारत में जैन एवं बौद्ध धर्म के अनुयायी अहिंसा प्रेमी होते हैं। ये धर्म अहिंसा परो धर्मः पर आधारित है। जैन समुदाय के बीच सूक्ष्म जीव की हत्या वर्जित है, अतः वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण में इनका काफी योगदान रहता है। महात्मा बुद्ध ने 487 ईसा पूर्व कहा था, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है, जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। मतलब कि तो अपना पोषण के लिए कुछ किसी से मांगता नहीं, और जो अपना जीवन की क्रिया में वो उपयोग किया, बचाया, ग्रहण किया, जैसे फल, पौधा, पेड़, तना, जो हम लोग लकड़ी काटते हैं, वह जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है, मानव को देता है। अगर पेड़ अपना पूरा जीवन काल भी जी कर अगर पेड़ सूख जाता है तो भी मानव को बहुत कुछ भेंट प्रदान करता है, यानी कि देता है, कभी कुछ लेता है नहीं पेड़। यह देखिए फ्रेंड्स, आगे है, यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले पर भी छाया प्रदान करता है। आगे देखते हैं, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान। अब देखिए, जो वन्य के जीव हैं उनके लिए कानूनी प्रावधान बना गया है। लीगल प्रोविजन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखिए फ्रेंड्स, वन जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए नियम तथा कानूनी प्रावधानों को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। ये पहला तो दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय नियम, यानी कि इंटरनेशनल लॉज। इसको पहले पढ़ते हैं। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक राष्ट्र समूहों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत नियम तथा कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1978 में अफ्रीकी कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स का कन्वेंशन, यानी कि रामसार कन्वेंशन
1971 तथा विश्व प्रकृति एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। इस पर सख्ती से अनुपालन करके वन्य जीवों की रक्षा की जा सकती है। दूसरा है फ्रेंड्स अ के बाद ब, एक तरह से अंग्रेजी में देखिए ए और बी लिखा हुआ है, जिसको कि हिंदी में अ ब करके दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय कानून नेशनल लॉज। देखिए, भारत विश्व के उन देशों में से है जिनमें पर्यावरण तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रावधान संविधान में किया गया है। मतलब हम लोग का जो संविधान है, जहाँ से हम लोग का पूरा देश का नियम कानून रूल्स चलता है, वहाँ भी हम लोग का प्रावधान संविधान में भी किया है। संविधान की धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48 तथा 51A ब्रैकेट में जी वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियम हैं। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। वर्ष 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड के गठन के बाद वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति सरकार का रुख गंभीर हुआ है। प्रांतीय स्तर पर भी वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया है।